हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 टू सेक्शन 16 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एंड दिस इज लेक्चर नंबर 6। अपने प्रीवियस वीडियोस में हम सेक्शन 12 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप सभी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस हमारे चैनल पर वेरियस अदर वीडियोस अवेलेबल हैं। एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट को हम हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ रहे हैं। एमपी स्टेट स्टैटिक जीके, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स एंड कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स में लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है सिर्फ एक ही वीडियो में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं एंड अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे सेक्शन 13। सेक्शन 13 दैट इज व्हेन tenant can get the benefit of protection against eviction। सेक्शन 12 जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि टेनेंट को एविक्ट करने के लिए कुछ ग्राउंड्स हैं। देयर आर वेरियस ग्राउंड्स जिसके बेसिस पर किसी भी टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। मतलब जो किराएदार है उसको निकाला जा सकता है, उसको एविक्ट किया जा सकता है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो सेक्शन 13 को आप जब भी पढ़ेंगे तो अपने बैरक में मार्क करें कि सेक्शन 13 को आपको पढ़ना है अलॉन्ग विद सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 एंड ऑल्सो विद सेक्शन 12 1A। ओके, वहाँ पर जब हमने सेक्शन 12(1)(a) में ग्राउंड पढ़ा था दैट इज रिगार्डिंग द नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, कि यदि जो किराएदार है वो किराया पे नहीं करता है देन ऐसे सिचुएशन में मकान मालिक के पास ये अधिकार है कि वो किराएदार को निकालने के लिए प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकता है, सिविल कोर्ट में कोई सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में किराएदार के पास क्या एक पर्टिकुलर बेनिफिट है कि वो अपने आप को एविक्ट होने से बचा सकता है? ऐसा क्या टेनेंट के द्वारा किया जा सकता है जिसकी वजह से उसको एविक्ट ना किया जाए? सो सेक्शन 13 यही बताता है कि यदि कोई भी सूट या कोई प्रोसीडिंग्स लैंडलॉर्ड के द्वारा इंस्टीट्यूट की जाती हैं अगेंस्ट द टेनेंट फॉर हिज एविक्शन, टेनेंट को एविक्ट करने के लिए कोई भी प्रोसीडिंग्स यदि इंस्टीट्यूट की जाती हैं बाय द लैंडलॉर्ड देन ऐसी सिचुएशन में टेनेंट क्या कर सकता है? विद इन 1 month ऑफ द सर्विस ऑफ समन्स और नोटिस, जैसे ही टेनेंट को कोई नोटिस या कोई समन प्राप्त हो, जैसे ही उसको पता चले कि उसके अगेंस्ट कोई सूट या प्रोसीडिंग्स शुरू की गई हैं, देन उसके 1 महीने के अंदर, जैसे ही उसकी नॉलेज में ये बात आए, 1 महीने के अंदर यदि टेनेंट अपना जो भी एरियर्स ऑफ रेंट है, जो भी उसका किराया बकाया था, उस किराए को यदि वो डिपॉजिट कर देता है इन द कोर्ट में जमा कर देता है या फिर लैंडलॉर्ड को डायरेक्टली पे कर देता है एंड उसके बाद भी वो कॉन्टिन्यूसली एवरी मंथ 15th डे को अपना जो भी रेंट था उसको डिपॉजिट कर रहा है प्रॉपरली, देन ऐसे सिचुएशन में टेनेंट को एविक्ट नहीं किया जाएगा। बिकॉज उसको एविक्ट करने के लिए मेन कारण क्या था कि टेनेंट ने रेंट नहीं पे किया था, इसलिए उसको हम निकाल रहे थे। लेकिन अगर वो रेंट पे कर देता है, जो भी एरियर्स ऑफ रेंट था उसको वो पे कर देता है एंड एवरी मंथ वो 15th डे को रेंट अपना प्रॉपरली पे कर रहा है, देन उसको निकाला नहीं जाएगा। ओके, सो यहाँ से जो आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा दैट इज रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड, कि यहाँ पर 1 month 2 month इस तरह से आपसे ऑप्शंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 1 month का टाइम पीरियड लिखा हुआ है। नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 2 दैट इज इफ अगर कोई भी ऐसी डिस्प्यूट अराइज होती है रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ रेंट, मीन्स यदि जो
टीनेंट है वो कहता है कि इतना पर्टिकुलर अमाउंट तो मैं हमेशा से पे करता आया हूँ और मैं इतना ही रेंट पे करूँगा, लेकिन लैंडलॉर्ड कहता है कि नहीं नहीं, जो तुम अमाउंट दे रहे हो वो तो बहुत कम है, ये तो ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ रेंट, कि कितना रेंट का अमाउंट है जो कि पे किया जाना है, देन ऐसे सिचुएशन में टीनेंट या लैंडलॉर्ड दोनों में से कोई भी क्या करेगा, कोर्ट के अंदर इस बात को रखेगा, कोर्ट के सामने इस बात को लाएगा कि हमारे बीच में कोई विवाद है कि कितना अमाउंट ऑफ रेंट होना चाहिए। देन ऐसे सिचुएशन में कोर्ट के द्वारा एक प्रोविजनल रेट ऑफ रेंट फिक्स किया जाएगा। ओके, यहाँ से नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है फॉर प्रीलिम्स रिगार्डिंग द प्रोविजनल रेंट। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि प्रोविजनल रेंट को फिक्स करने की पावर कोर्ट को कहाँ दी गई है। सो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 बात करता है रिगार्डिंग द प्रोविजनल रेंट। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 3। यदि कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है रिगार्डिंग द पर्सन टू हुम द रेंट इज पेएबल। इसका क्या मतलब है कि जो टीनेंट है वो इस बात को मान रहा है कि हाँ मैं टीनेंट हूँ, ठीक है मैं तो टीनेंट हूँ, लेकिन जो ये पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड है जिसके द्वारा मेरे को ये दिया गया था अकोमोडेशन, ये एक्चुअली लैंडलॉर्ड नहीं है और मैं इसको रेंट पे नहीं करूँगा। या फिर अगर टीनेंट कहता है कि कोई भी डिस्प्यूट हमारे बीच में है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस पर्सन को एक्चुअली रेंट पे किया जाना चाहिए। ओके, तो अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है रिगार्डिंग द पर्सन टू हुम द रेंट इज पेएबल, कि किस बंदे को मैं रेंट पे करूँ, कौन मेरा एक्चुअल लैंडलॉर्ड है, देन ऐसी सिचुएशन में कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि ठीक है, टीनेंट को कहा जाएगा कि ठीक है तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम किसको ये अपना रेंट का अमाउंट पे करो, तो तुम ऐसा करो जो भी रेंट का अमाउंट है उसको तुम कोर्ट में डिपॉजिट करो। सो कोर्ट के अंदर उस अमाउंट को डिपॉजिट किया जाएगा एंड उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि कौन वो पर्सन है जो कि एक्चुअली ऑथराइज्ड है, जिसको वो रेंट का अमाउंट मिलना चाहिए। ओके, एंड नो पर्सन कैन विदड्रॉ दिस अमाउंट। जो भी ये अमाउंट है जो कि कोर्ट के अंदर डिपॉजिट किया गया, इस अमाउंट को कोई भी पर्सन विदड्रॉ नहीं कर सकता जब तक कि कोर्ट इस बात को प्रॉपरली डिसाइड ना कर दे कि कौन वो पर्सन है जो कि एक्चुअली एंटाइटल्ड है, जिसको ये रेंट का अमाउंट मिलना चाहिए। मींस जब तक कि कोर्ट के द्वारा कोई भी प्रॉपर डिसीजन नहीं दिया जाता तब तक इस अमाउंट को कोर्ट के अंदर ही डिपॉजिट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 4, दैट इज अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि यदि जो हमने सबसेक्शन 3 के अंदर डिस्प्यूट की बात की, जो हमने बात की कि टीनेंट ये कह रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरा लैंडलॉर्ड एक्चुअली कौन है और मैं किसको अपना रेंट पे करूं, देन ऐसी सिचुएशन में जो ये डिस्प्यूट है यदि वो रेज की गई किसी भी फॉल्स या फ्रिवलस ग्राउंड्स पर, मतलब टीनेंट ने जो ये डिस्प्यूट के बारे में कोर्ट के सामने बात रखी ये एक्चुअली सही बात नहीं थी, टीनेंट ने ये बात केवल इसलिए रखी ताकि जो सूट है उसे डिले किया जा सके, या किसी भी फॉल्स ग्राउंड्स पर उसके द्वारा ये डिस्प्यूट की बात कोर्ट में रखी गई, देन अगर कोर्ट के सामने बाद में ये बात आती है कि जो टीनेंट ने डिस्प्यूट के बारे में कहा एक्चुअली ऐसी कोई भी डिस्प्यूट नहीं थी और टीनेंट ने ये ग्राउंड फॉल्स या फ्रिवलसली रेज किया है, देन ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट विल स्ट्राइक आउट द डिफेंस ऑफ टीनेंट। टीनेंट जो यहाँ पर इस बात का डिफेंस ले रहा है, क्या डिफेंस ले रहा है कि मैंने रेंट का अमाउंट पे कर दिया और अब मुझे एविक्ट ना किया जाए, तो इस डिफेंस को कोर्ट के द्वारा स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा एंड कोर्ट प्रोसीड करेगा विद द हियरिंग ऑफ द सूट, यानी जो भी सूट इंस्टीट्यूट किया गया है बाय द लैंडलॉर्ड इन ऑर्डर टू एविक्ट द टीनेंट, उस पर्टिकुलर सूट को, उस प्रोसीडिंग को कोर्ट आगे हियरिंग शुरू कर देगा, बिकॉज यहाँ पर टीनेंट की गलती है, टीनेंट ने जो भी डिस्प्यूट के बारे में कहा वो फॉल्स और फ्रिवलस ग्राउंड्स पर कहा, एक्चुअली ऐसी कोई डिस्प्यूट नहीं थी। Okay, next we come to subsection 5. Tenant, however, will not be evicted on the grounds of non-payment of rent if he deposit the rent. Subsection 1
को यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है जब हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा कि यदि टेनेंट 1 महीने के अंदर रेंट का जो भी एरियर्स था उसको पे कर देता है और उसके बाद एक्चुअली वो रेंट पे कर रहा है प्रॉपरली, देन ही विल नॉट बी एविक्टेड। उसी बात को यहाँ पर रिपीट किया गया है कि टेनेंट विल नॉट बी एविक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं 12(1)(a) के अंदर कि टेनेंट को एविक्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज उसने रेंट डिपॉजिट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 6। इफ द टेनेंट डज नॉट पे द रेंट एज पर दिस सेक्शन, जैसा कि हमने इस सेक्शन में पढ़ा कि टेनेंट की ये ड्यूटी है कि वो रेंट पे कर दे, देन ओनली उसको कोई बेनिफिट जो है वो मिलेगा, देन ओनली ही विल गेट द बेनिफिट एंड उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा। तो लेकिन यदि टेनेंट अपना उस अमाउंट ऑफ रेंट को पे नहीं करता है, देन द डिफेंस ऑफ टेनेंट विल बी स्ट्रक आउट। मीन्स अगर टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया इस सेक्शन के अकॉर्डिंग और आगे आने वाले समय में भी टेनेंट अपने रेंट को प्रॉपरली पे नहीं कर रहा है, देन जो भी डिफेंस उसके द्वारा लिया जा रहा था उस डिफेंस को स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा एंड कोर्ट प्रोसीड करेगा विद द हियरिंग ऑफ द पर्टिकुलर सूट, अपील और प्रोसीडिंग्स। ओके, अब यहाँ से देखिए आपको याद रखना है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका प्रीलिम्स में भी बनता है एज वेल एज मेंस में भी बनता है रिगार्डिंग द स्ट्राइकिंग आउट ऑफ डिफेंस ऑफ टेनेंट। ओके, ये आपका प्रीलिम्स का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एज वेल एज मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि कोर्ट कब टेनेंट के डिफेंस को स्ट्रक आउट कर सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसेक्शन 6 भी लिखना है एज वेल एज आप वहाँ पर सबसेक्शन 4 को भी मेंशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमने पढ़ा रिगार्डिंग स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द डिफेंस ऑफ टेनेंट। तो मेंस का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 14 रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन सबलेटिंग। सबलेटिंग इज बेसिकली कि यदि ए है, ए ने सपोज दिस इज ए ने क्या किया, बी को एज अ टेनेंट कोई अकोमोडेशन रेंट पर दिया और बी ने क्या किया, सी को अकोमोडेशन दोबारा से दे दिया, मीन्स अपने अकोमोडेशन में सी को भी रख लिया। सो दिस इज कॉल्ड एज सबलेटिंग कि जब टेनेंट भी किसी अन्य पर्सन को अकोमोडेशन रेंट पर दे देता है, देन दिस इज कॉल्ड एज सबलेटिंग। ओके, तो सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 इस तरह से सबलेटिंग के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है। क्या रेस्ट्रिक्शंस है कि टेनेंट जो है सबलेट अगर करना चाहता है एकोमोडेशन को पूरी तरह से या एकोमोडेशन के किसी पार्ट को, या फिर जो भी उसके टेनेंसी के अंदर अधिकार है, अपने अधिकार को यदि टेनेंट किसी अन्य पर्सन को देना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो ये दोनों काम वो कब करेगा? उसको क्या करना होगा? लैंडलॉर्ड की परमिशन लेनी होगी, उसकी कंसेंट लेनी होगी इन राइटिंग। मीन्स लैंडलॉर्ड की रिटन कंसेंट के बिना टेनेंट के द्वारा किसी अन्य पर्सन को एकोमोडेशन सबलेट नहीं किया जा सकता, ना ही टेनेंसी को ट्रांसफ़र या असाइन किया जा सकता है। ओके, अगर ये दोनों कोई भी काम करने हैं तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ टेनेंट कि वो पहले लैंडलॉर्ड की कंसेंट ले और वो कंसेंट भी राइटिंग में ली जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 2, दैट इज द लैंडलॉर्ड शैल नॉट क्लेम or receive any payment of premium, pagdi, cash for the purpose of giving his consent to the tenant for सबलेटिंग। जो हमने ऊपर सबसेक्शन 1 में पढ़ा कि लैंडलॉर्ड की कंसेंट के बाद टेनेंट सबलेट कर सकता है, पर अपनी कंसेंट देने के लिए लैंडलॉर्ड कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं कर सकता। मीन्स मकान मालिक के द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि ठीक है मैं तैयार हूँ, तुम किसी थर्ड पर्सन को सब टेनेंट के रूप में रख लो, लेकिन इसके बदले मुझे क्या चाहिए, तुम इतने पैसे दे दो या मुझे कोई जो भी तुम अमाउंट है वो दे दो। कोई कैश में अमाउंट वो नहीं ले सकता, कोई प्रीमियम भी इस तरह से नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ पर हमने जब प्रीमियम, पगड़ी, कैश ये टर्म्स पढ़ी तो आपको याद आना चाहिए कि ऐसा ही हमने पहले भी एक सेक्शन में पढ़ा था जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है रिगार्डिंग सच अनलॉफुल चार्जेस।
किस सेक्शन में पढ़ा था? सेक्शन 6 जब आप पढ़ते हैं तो सेक्शन 6 में भी इसी तरह से रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है ऑन रिसीविंग एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम, पगड़ी, कैश कंसिडरेशन इस तरह से रिसीव नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 15 दैट इज नोटिस रिगार्डिंग क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सब टीनेंसी। यदि किसी पर्सन को सब टीनेंट के रूप में अपॉइंट करना है या फिर किसी की सब टीनेंसी ख़त्म हो जाती है देन उसका नोटिस जो है वो दिया जाएगा। किस तरह से नोटिस दिया जाएगा? यहाँ पर देखिए आपको सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 दो पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जहाँ पर अलग अलग कंडीशन की बात की गई है कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एमपी एकोमोडेशन एक्ट के आने से पहले क्या स्थिति थी और एमपी एकोमोडेशन एक्ट आने के बाद की स्थिति क्या है। तो यदि किसी एकोमोडेशन को सबलेट किया जाता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी एमपी एकोमोडेशन के कमेंसमेंट के बाद यदि किसी एकोमोडेशन को सबलेट किया जाता है तो हमने अभी पढ़ा सेक्शन 14 में कि विद द रिटन कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड ही ऐसा किया जाएगा। देन ऑल्सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ सब टीनेंट। सब टीनेंट की ये ड्यूटी है कि जैसे ही उसे एकोमोडेशन मिले, जैसे ही उसे एज अ सब टीनेंट अपॉइंट किया जाए, वैसे ही सब टीनेंट क्या करेगा, एक नोटिस देगा टू द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को नोटिस दिया जाएगा अबाउट द क्रिएशन ऑफ सब टीनेंसी। वो लैंडलॉर्ड को इस बारे में बताएगा कि मुझे एज अ सब टीनेंट रखा गया है और ये नोटिस उसको देना होगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सबलेटिंग, कि यदि आज के दिन उसको सबलेट किया गया है एकोमोडेशन तो आज के दिन से 30 दिनों के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर, बेसिकली आपको 30 डेज नहीं, आपको 1 मंथ याद रखना है कि 1 मंथ के अंदर टीनेंट को क्या करना होगा, नोटिस देना होगा टू द लैंडलॉर्ड कि मुझे इस तरह से सबलेट किया गया है। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर बात की गई है अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ सब टीनेंसी, कि यदि उसकी जो सब टीनेंसी है वो ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो भी सेम बात है कि 1 महीने के अंदर उसको नोटिस देना होगा लैंडलॉर्ड को कि मेरी सब टीनेंसी अब ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वी कम टू बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कि एमपी एकोमोडेशन एक्ट आने से पहले क्या स्थिति थी। तो यदि किसी भी एकोमोडेशन को सबलेट किया गया था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो जैसे ही ये एक्ट कमेंस होगा, जैसे ही एमपी एकोमोडेशन एक्ट कमेंस हुआ, ये एनफोर्स हुआ, वैसे ही 6 महीने के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, सब टीनेंट की ये ड्यूटी है कि वो टीनेंट को वो लैंडलॉर्ड को इस बात का नोटिस दे कि उसे एज अ सब टीनेंट रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, टाइम पीरियड याद रखना है कि यहाँ पर 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वेयर एज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट द टाइम पीरियड इज 1 मंथ। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 3 दैट इज इन केस ऑफ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा कि यदि एकोमोडेशन सबलेट किया जा चुका है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो ऐसी स्थिति में यदि लैंडलॉर्ड को जब पता चलता है कि एकोमोडेशन को सबलेट किया जा चुका है, ऐसी सिचुएशन में अगर लैंडलॉर्ड ये कहता है कि जो एकोमोडेशन है उसे लॉफुली सबलेट नहीं किया गया और मैं इस सबलेटिंग से खुश नहीं हूँ, मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि जो ये सबलेट किया गया है ये लॉफुली नहीं किया गया, तो ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड को क्या करना होगा, लैंडलॉर्ड क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months ऑफ रिसीविंग द नोटिस ऑफ सब टीनेंसी। ओके, देखिए इस तरह समझते हैं कि सपोज ये कोई टीनेंट है, उसको ये एकोमोडेशन सबलेट किया गया था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, सॉरी दिस इज सब टीनेंट। सपोज ये कोई सब टीनेंट है, इसको एकोमोडेशन सबलेट किया गया था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद क्या होता है, एमपी एकोमोडेशन एक्ट जैसे ही कमेंस होता है तो 6 मंथ्स के अंदर
सब टीनेंट ने क्या किया, लैंडलॉर्ड को इस बारे में इन्फॉर्म किया कि मुझे एज अ सब टीनेंट यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन लैंडलॉर्ड को जैसे ही ये पता चला सब टीनेंट के बारे में, लैंडलॉर्ड को लगता है कि ये लॉफुली नहीं किया गया, लॉफुली सबलेट नहीं किया गया है। तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, विदिन 2 मंथ्स, जैसे ही उसको पता चला वैसे ही 2 महीने के अंदर अंदर लैंडलॉर्ड रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लेकर के आएगा। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी से बताएगा कि मेरा जो एकोमोडेशन है उसको सबलेट किया गया है, लेकिन वो लॉफुली नहीं किया गया, मैं उससे खुश नहीं हूँ। तो विदिन 2 मंथ्स उसको इस तरह से रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देनी होगी। उसके बाद रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी इस डिस्प्यूट को कि क्या एकोमोडेशन लॉफुली सबलेट किया गया है या फिर नहीं किया गया। ओके, तो यहाँ पर भी अगेन आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि विदिन 2 मंथ्स इस तरह का नोटिस दिया जाना चाहिए। ऑल्सो ये भी याद रखें कि यहाँ पर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक्शन में आ रही है। जब तक हम अलग अलग अभी हमने प्रोविजंस पढ़े, सेक्शन 12 में पढ़ा जहाँ पर हम बार बार कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे कि सिविल कोर्ट में जाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी लिखा है, तो आपको अथॉरिटी से रिलेटेड भी पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, next we come to section 16, that is subtenant to be the tenant in certain cases। ऐसा कब होगा जब जो हम सब टीनेंट के बारे में बार बार बात कर रहे हैं वो सब टीनेंट कब टीनेंट बन जाएगा। ओके, इन ऑर्डर ऑफ एविक्शन इज पास्ड अगेंस्ट द टीनेंट। यदि सेक्शन 12 में जब हम एविक्शन प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करते हैं, अगर इस तरह से कोई भी एविक्शन का ऑर्डर किसी भी टीनेंट के अगेंस्ट पास हो जाता है, मींस टीनेंट के अगेंस्ट ये ऑर्डर हो जाता है कि अब तुम्हें इस एकोमोडेशन को खाली करना होगा, तुम्हें इस एकोमोडेशन से एविक्ट होना होगा, लेकिन जो वो ऑर्डर है वो केवल टीनेंट के अगेंस्ट हुआ, सब टीनेंट के अगेंस्ट ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ। इवन दो लैंडलॉर्ड को इस बारे में पता था कि जो उसका एकोमोडेशन है वहाँ पर सब टीनेंट भी रह रहा है, एंड अगर लैंडलॉर्ड चाहता तो उसने जो सेक्शन 12 में एविक्शन की प्रोसीडिंग्स की थी अगेंस्ट द टीनेंट, उन्हीं प्रोसीडिंग्स में अगर वो चाहता तो सब टीनेंट के एविक्शन के लिए भी कोर्ट से कह सकता था कि यहाँ पर मेरे एकोमोडेशन में टीनेंट के साथ साथ एक सब टीनेंट भी है और मैं चाहता हूँ कि दोनों को ही इस एकोमोडेशन से निकाल दिया जाए, मेरा जो एकोमोडेशन है, मेरा जो मकान है उसको पूरी तरह से खाली करा दिया जाए। लेकिन लैंडलॉर्ड ने क्या किया, सेक्शन 12 में एविक्शन की प्रोसीडिंग्स केवल टीनेंट के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट करी, तो ऐसी सिचुएशन में जो ये सब टीनेंट है ये इस तरह के एविक्शन से बाउंड नहीं होगा। ओके, एंड ऐसी सिचुएशन में सब टीनेंट जो है वो टीनेंट बन जाएगा। इट मीन्स कि सब टीनेंट जो है अब उसको लैंडलॉर्ड के अंदर डायरेक्टली माना जाएगा जैसे कि वो कोई टीनेंट हो। ओके, देखिए इस तरह का सेम प्रोविज़न हमने पढ़ा था। अगर आप शुरू से हमारे साथ इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप को रिलेट कर सकते हैं कि जब हमने सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 हमने पढ़ा था तो वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता प्रोविज़न हमने पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सबसेक्शन 2, दैट इज if the interest of the tenant has been determined before the commencement of this act। यदि MP accommodation act के commencement से पहले ही जो tenant है उसका जो भी टीनेंसी में इन accommodation के अंदर जो भी इंटरेस्ट था वो डिटरमिन हो चुका है, मीन्स वो एंड हो चुका है, लेकिन केवल उसका अकेले का उसका पर्सनल इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है, जो सब टीनेंट का इंटरेस्ट था वो अभी भी बना हुआ है, देन ऑल्सो ऐसी सिचुएशन में सब टीनेंट जो है वो टीनेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको केवल 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए याद करने का बहुत सिंपल तरीका क्या होता है, आपको पूरा सबसेक्शन को रट्टाफिकेशन नहीं करना, आपको केवल कीवर्ड्स अपने ध्यान में रखने हैं। सेक्शन 16 में देखिए हमने 2 मेन पॉइंट्स आप याद रखें। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि सेक्शन 12 एंड एविक्शन, बस इतना याद रखें कि यदि सेक्शन 12 जो कि एविक्शन के बारे में बात करता है, अगर एविक्शन की प्रोसीडिंग्स टीनेंट के अगेंस्ट की गई लेकिन सब टीनेंट के अगेंस्ट नहीं की गई तो भी सब टीनेंट बन जाएगा। और सेकंड आप याद रखें रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ
इंटरेस्ट, कि यदि टीनेंट का इंटरेस्ट डिटरमिन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन सब टीनेंट का तो इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, देन ऑल्सो सब टीनेंट विल बिकम द टीनेंट। ओके, सो हमने डिस्कस किया सेक्शन 13 टू सेक्शन 16। आई होप आपको ये प्रोविजंस समझ आ रहे हैं, आप पुराने प्रोविजंस के साथ भी चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहे हैं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, सो सपोर्ट आवर एफर्ट्स, बिकॉज किसी भी एजुकेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट्स उनको सपोर्ट करें। सो अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है ये वीडियो, तो आप लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, एंड आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ से सभी हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो कीप सपोर्टिंग आवर एफर्ट्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस।